नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विश्व कोरोना वायरस से बचाव के प्रभावी और किफायती टीके के लिए भारत की ओर देख रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.2% हुई। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद IIT 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत कल नई दिल्ली में होगी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के तीसरे चरण का मतदान संपन्न और भारत ने 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताहों में भारत के पास कोविड महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जाएगा। महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में आज श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि अगले कुछ सप्ताह में वे कोरोना महामारी के लिए टीके का विकास कर लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के 8 संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है। भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के सहयोगपूर्ण प्रयासों से भारत निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए वैकल्पिक टीका बना लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर आम लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम मौजूद है और टीकों के समुचित भंडारण और आपूर्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने वैक्सीन के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तृत प्राथमिकता सूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जाएगा और आम जन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने फरवरी-मार्च के बाद से अब तक कोरोना से निपटने में काफी प्रगति कर ली है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विकसित देशों की तुलना में ज्यादा लोगों की जान बचाई है।
भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। विकसित देशों, अच्छे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों की तुलना में भी भारत ने इस लड़ाई को कहीं बेहतर तरीके से लड़ा है और अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की जान बचाई है। हम भारतीयों का संयम, हम भारतीयों का साहस, हम भारतीयों का सामर्थ्य इस पूरी लड़ाई के दौरान अतुलनीय रहा है, अभूतपूर्व रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों के अदम्य साहस और प्रयासों के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की मदद की है, बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी मदद पहुंचाई है और उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई हैं। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे कोरोना के खिलाफ अभियान में जन भागीदारी जारी रखें, क्योंकि देश को बहुत जल्द दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का संचालन करना है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में आम जन को जानकारी देने को भी कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यापक अभियानों में ही सही जानकारी से अफवाहें फैलने से रोका जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीका आने तक लोगों को मास्क पहनने, एक दूसरे के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोते रहने जैसे एहतियाती उपाय जारी रखने चाहिए। कोविड महामारी पर सर्वदलीय बैठक 3 घंटे चली, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न पार्टियों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके पार्टी के नेता टीआर बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार तथा कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। करीब 80 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों का एक दल इस महीने की 9 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेगा। इस दौरान वे वहां के कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास संस्थानों को देखेंगे। विदेश मंत्रालय ने देश की कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास गतिविधियों के बारे में इन राजदूतों को अवगत कराने के लिए इस दौरे का आयोजन किया है। तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने इस सिलसिले में आज हैदराबाद में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इन राजदूतों और उच्चायुक्तों के भारत बायोटेक लिमिटेड और ई बायोलॉजिकल्स लिमिटेड में जाने की संभावना है, जहां कोविड-19 की वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत ने कोविड महामारी से निपटने में शानदार कामयाबी हासिल की है और अब तक 90 लाख से अधिक लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94.20% हो गई है। रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या नए मामलों की दैनिक संख्या से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 22 गुना अधिक है। संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की दैनिक संख्या पिछले 27 दिनों से लगातार 50,000 से नीचे चल रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 36,500 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि लगभग 43,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर में भी गिरावट आई है और ये 1.45% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी ने 540 रोगियों की जान ली है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,70,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 14,47,28,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जांच में तेजी लाई जाने से संक्रमण की प्रारंभिक स्तर पर पहचान, मरीजों को तत्काल अलग थलग करना तथा कोविड-19 का प्रभावी इलाज संभव हुआ है। इससे संक्रमण से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। जांच में तेजी लाई जाने से संक्रमण के नए मामलों में भी कमी आई है और अब ये घटकर 4% से नीचे रह गए हैं। देश में इस समय प्रति 10 लाख की आबादी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानक के 5 गुना परीक्षण किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने परीक्षण की दर चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए इसके लिए सुविधाएं बढ़ाई हैं। इस वर्ष जनवरी में पुणे के राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान की एक प्रयोगशाला से शुरू होकर अब देश में 2,196 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में 1,186 सरकारी तथा 1,010 निजी प्रयोगशालाएं हैं। सभी के लिए कोविड नमूनों की जांच उपलब्ध कराने के लिए देश में प्रतिदिन 15 लाख नमूनों की जांच की क्षमता हो गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 631 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
इसके साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 2,72,123 हो गई है। कल 57,000 से अधिक कोरोना संक्रमण नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 802 लोगों के इस संक्रमण से ठीक होने के बाद राज्य में स्वस्थ होने की दर 96.21% हो गई है। राज्य में अब तक कोविड संक्रमण के ठीक होने वालों की संख्या 2,61,830 हो गई है। इस बीच राज्य के चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 2 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की कुल संख्या 1,467 हो गई है। इस समय राज्य में 8,000 से कम सक्रिय मामले हैं। इनमें से 6,800 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 63 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के 7 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 3,888 हो गई है। राज्य के चिकित्सा विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.97% हो गई है। अब तक 3,647 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 235 है। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 68 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 39 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में संक्रमितों की संख्या 32,803 हो गई है। इनमें से 31,924 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.39% तक पहुंच गई है। राज्य में कल शाम तक 5,33,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। इनमें से 5 लाख से अधिक लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए हैं। गुजरात में आरटी-पीसीआर जांच के लिए डॉक्टरों के नुस्खे की जरूरत नहीं होगी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आज इसकी घोषणा की। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अब लोग सीधे किसी सरकारी या निजी प्रयोगशाला में इसकी जांच करा सकते हैं। एक रिपोर्ट। आईसीएमआर की नई मार्गदर्शिका के अनुसार अब आरटी-पीसीआर परीक्षण करवाने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होगी। अब लोग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कहीं भी अपना आरटी-पीसीआर परीक्षण करवा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में रैपिड एंटीजन परीक्षण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को कोरोना के निदान के लिए HRCT हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी टेस्ट नहीं करवाने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनके अत्यंत ज्यादा रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा भी रहता है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने कोविड-19 के बारे में जरूरी जानकारी देने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके तहत लोगों से मास्क लगाने, हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। इसे अंग्रेजी में 3 Ws यानी वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स एंड वॉच योर डिस्टेंस का नाम दिया गया है। पालिका के प्रशासक गौरव गुप्ता ने आज बेंगलुरु में इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को सैनिटाइजेशन कियोस्क, ऑडियो विजुअल और घर घर जाकर जानकारी देने के माध्यम से चलाया जा रहा है। श्री गुप्ता के अनुसार दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में इस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर इस अभियान की शुरुआत की गई है। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान IIS के वैज्ञानिकों के एक दल ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो कुछ मिनट में ही वाष्पीकरण की दर माप सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जयवंत H. अराकेरी ने बताया है कि यह उपकरण मौजूदा उपकरणों की तुलना में किफायती और प्रभावी है। उन्होंने कहा कि यह उपकरण पौधों और मृदा से वाष्पीकरण के ज्यादा सटीक नतीजे देता है। यह अध्ययन एक पत्रिका जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। पौधों और मृदा के वाष्पीकरण को मापना किसानों के लिए आवश्यक है, जिससे उन्हें सिंचाई की जरूरतों के बारे में पता चल सके। इससे मौसम केंद्रों को भी स्थानीय वातावरण का आकलन करने में मदद मिलेगी। जैव वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल पौधों के विभिन्न हिस्सों का वाष्पीकरण मापने के लिए भी कर सकेंगे। प्रोफेसर अराकेरी ने कहा कि इस उपकरण को तैयार करने के लिए वे इच्छुक कंपनियों का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शोलापुर के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने कोरोना महामारी से बहुत पहले अपने छात्रों के लिए QR कोड डिजाइन बनाने शुरू कर दिए थे। कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया को शिक्षा को ऑनलाइन ले जाना पड़ा है। रंजीत सिंह दिसाले को कल लंदन की वर्क फाउंडेशन और यूनेस्को ने ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया। शोलापुर जिले के पारितेवाड़ी के जिला परिषद स्कूल के शिक्षक 32 वर्षीय रंजीत सिंह दिसाले ने पुरस्कार राशि $10 लाख का आधा हिस्सा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले अन्य 9 शिक्षकों को देने की घोषणा की है, जिससे वे अपने बेहतर काम को जारी रख सकें। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
आईटी इंजीनियर बनने का सपना रखने वाले रंजीत सिंह दिसाले ने शिक्षक बनने का निर्णय तब किया जब उन्हें महसूस हुआ कि शिक्षक ही देश दुनिया में बदलाव का बेहतरीन माध्यम है। दिसाले सोलापुर के परतीवाड़ी के जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। अपने तकनीकी कौशल और शिक्षण विधियों को मिलाकर दिसाले ने कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों के सभी पाठ्य पुस्तकों में एक अनोखे QR कोड को शामिल किया है, जिससे विद्यार्थी स्थानीय कन्नड़ा भाषा में कविताओं, कहानियों, वीडियो लेक्चर्स और गृहपाठ द्वारा शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बालिका शिक्षण को बढ़ावा देने के कारण पिछले 1 दशक में बाल विवाह में कमी देखी गई है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय होने का सम्मान प्राप्त करते हुए दिसाले ने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें और अन्य शिक्षकों को रचनात्मक शिक्षण प्रणालियों को विकसित कर उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दिसाले ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह समुदाय में बदलाव के उत्प्रेरक और अपने छात्रों में जिज्ञासा जगाने का एक माध्यम बन पाए हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नागालैंड में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 94.20 हो गई है। इसके साथ ही ये राज्य स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर के करीब पहुंच गया है। राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 10,600 तक पहुंच गई है। सक्रिय मामले घटकर 478 हो गए हैं। मणिपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 महामारी से 155 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान हैं। दूसरी ओर इसी अवधि में 2073 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 87.36% है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विश्व कोरोना वायरस से बचाव के प्रभावी और किफायती टीके के लिए भारत की ओर देख रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.2% हुई। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद IIT 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत कल नई दिल्ली में होगी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के तीसरे चरण का मतदान संपन्न और भारत ने 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी के लिए सुने हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सायं 8 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पैन IIT USA द्वारा आयोजित IIT 2020 ग्लोबल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है द फ्यूचर इज नाउ। इस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी नवाचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। पैन IIT USA 20 वर्ष से अधिक पुराना संगठन है और 2003 से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें उद्योग, शिक्षा और विभिन्न सरकारों से वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इस संगठन को IIT के पूर्व छात्र संचालित करते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने बैंकों की नीतिगत दरों को 4% के स्तर पर बरकरार रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को 4.25% और रिवर्स रेपो रेट को 3.34% के स्तर पर यथावत रखा गया है। The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19, while ensuring that inflation remains within the target going forward. श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति का विचार था कि मुद्रास्फीति की दर के फिलहाल उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। हालांकि खरीफ की भरपूर फसल की संभावना को देखते हुए जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतों में सर्दी के मौसम के दौरान कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मोटे तौर पर सुधार के संकेत नहीं है, लेकिन इसके लिए लगातार नीतिगत सहायता देना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि 2020-21 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर ऋणात्मक स्तर पर 7.5% रहने की संभावना है। While exports are on an uneven recovery, the prospects have brightened with the progress on vaccines. Taking these factors into considerations, the real GDP growth for 2021 is projected at -7.5%. श्री दास ने कहा कि ग्रामीण मांग में सुधार से अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी, जबकि शहरी मांग ने पहले ही जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण कंपनियों के कारोबारी माहौल में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि निजी निवेश अब भी कम है और क्षमता के उपयोग में गिरावट से पूरी तरह उभरना अभी बाकी है। श्री दास ने कहा कि सप्लाई चेन में व्यवधान की वजह से उत्पन्न मुद्रास्फीति के कुचक्र को तोड़ने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के 63वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। श्रीमती सीतारमण ने इस अवसर पर भारत में तस्करी से संबंधित रिपोर्ट 2019-20 का लोकार्पण भी किया, जिसमें सोना और विदेशी मुद्रा तथा नशीले पदार्थों की तस्करी, व्यावसायिक धोखाधड़ी और सुरक्षा का विश्लेषण किया गया है। देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जल्दी ही लगा दिया गया और इसके बाद आर्थिक गतिविधियां भी तुरंत शुरू कर दी गईं। इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI सितंबर महीने के 56.8 की तुलना में अक्टूबर 2020 में बढ़कर 58.9 हो गया। ये एक दशक में सबसे बड़ा आंकड़ा है। अक्टूबर में PMI सर्विसेज सूचकांक भी बढ़कर 54.1 पर पहुंच गया, जो बाजार में सुधार के संकेत देता है। इससे 7 महीने से आ रही मंदी का दौर समाप्त हो गया और बाजार में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अक्टूबर में बिजली की खपत में 12.1% की वृद्धि और नवंबर माह के पहले 24 दिनों में 4.5% की बढ़त दर्ज की गई। ये आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रतीक है। साथ ही कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी को भी दर्शाते हैं। वहीं GST कलेक्शन अक्टूबर माह में अपने पिछले 8 माह के उच्चतम स्तर पर रहा और 1,05,000 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई। फरवरी 2020 के बाद GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा, जो कि 10.2% की सालाना वृद्धि के साथ एक सकारात्मक वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर में रेलवे की माल ढुलाई में 15.4% की वृद्धि हुई और नवंबर के पहले 10 दिनों में 13.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा नवंबर के पहले 10 दिनों में रेलवे यात्री बुकिंग से कुल राजस्व 533 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। वहीं मनरेगा के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 252.4 करोड़ कार्य दिवस दिया गया, जबकि पिछले साल यह 159.7 करोड़ कार्य दिवस था। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए कल नई दिल्ली में सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच 5वें दौर की बातचीत होगी।
दोनों पक्षों के बीच गुरुवार को चौथे दौर की बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधि, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के दौरान श्री तोमर ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। इसके लिए किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। देश भर के किसान नए कृषि कानूनों की प्रशंसा कर रहे हैं। पंजाब के किसान शिवचरण सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ये तीनों कानून बहुत ऐतिहासिक हैं और इनसे बड़ा बदलाव आएगा। मैं शिवचरण सिंह जो कि डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर अपने स्टेट पंजाब तो बिलोंग करदा। ये ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਟ, ਮੁਰਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ बहुत ही ज्यादा ये बिल वधिया हैगे है। उत्तर प्रदेश के किसान धर्म विजय ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक दलों से प्रायोजित है। हमें लगता है उन्होंने बिल नहीं पढ़ा है, किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आके ये एक प्रायोजित आंदोलन लग रहा है जिसका कोई किसान से लेना देना है नहीं। इतनी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और एंडेवर जैसी गाड़ी प्रदर्शन में आ रही है, किसानों के पास कहाँ रखे? हम भी मोटरसाइकिल चलते हैं। एक राष्ट्र एक बाजार बनाने के उद्देश्य से हाल ही में लागू किए गए नए कृषि कानून ने मध्य प्रदेश के किसानों और व्यापारियों में नई उम्मीद जगाई है। हमारे मध्य प्रदेश संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कृषि व्यवसायी नागेश अग्रवाल जबलपुर में खाटू श्यामजी पल्स प्राइवेट लिमिटेड का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। नए कृषि कानून का स्वागत करते हुए नागेश अग्रवाल ने कहा कि अब वे बिना किसी डर के व्यापार कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो स्टॉक लिमिट खत्म कर दिया है उससे भयमुक्त व्यापार हो गया है। दूसरी बात, जो सरकार ने कृषि को मंडी के बाहर बेचने के लिए एक स्वीकृति प्रदान करी है, वो बहुत अच्छा सरकार का कदम है। इससे व्यापार बहुत आसान हो गया है। नए कृषि कानून के अमल में आने के बाद से छोटे पैमाने पर व्यवसाय करने वालों और मिलर्स को अब बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के कच्चा माल का स्टॉक रखने की छूट मिल गई है। गौरतलब है कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 ने आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटा दिया है। इससे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर स्टॉक होल्डिंग की सीमा समाप्त हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव का तीसरा चरण तकरीबन 51% मतदान के साथ सुचारू रूप से संपन्न हो गया। जम्मू में मतदान प्रतिशत 68.88% दर्ज किया गया, जबकि कश्मीर घाटी में ये 31.61% रहा। जम्मू संभाग में रियासी जिले में सबसे ज्यादा 75.20% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जबकि रजौरी जिला में 72.81 मतदान हुआ। कश्मीर घाटी में कुलगाम में सबसे ज्यादा 64.45% मतदान हुआ, जबकि बांडीपोरा में 56.73% और बड़गाम में 50.18% मतदान हुआ। तीसरे चरण के मतदान में आज 305 प्रत्याशियों के बागी का फैसला मतदान पेटियों में सील हो गया। जिला विकास परिषद के पहले चरण के चुनाव में 52%, जबकि दूसरे चरण में 49% मतदान 43 इकाइयों पर हुआ था। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट पर 150 रन ही बना सकी। यजुवेंद्र चहल ने 3 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। कहा, विश्व कोरोना वायरस से बचाव के प्रभावी और किफायती टीके के लिए भारत की ओर देख रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.2% हुई। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद IIT 2020 वैश्विक शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगे। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत कल नई दिल्ली में होगी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के तीसरे चरण का मतदान संपन्न और भारत ने 3 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।